अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे दुनिया में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें अपने पूरे तरीके से काम कर रही हैं, उसी तरीके से एनिमल राइट्स की तंजीमें भी काम कर रही हैं। पर यह है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें तो काम कर रही हैं, एनिमल राइट्स की तंजीमें काम कर रही हैं या नहीं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पंजाब, हमारे आज के गेस्ट हैं। हम उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओके, ठीक सर, मुझे थोड़ा सा पहले तो ये बताएं कि डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, इसके रोल्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जी, देखिए जी, वाइल्ड लाइफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये इसमें आमतौर पे तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद ये जूज़ या पार्क्स तक जो है वो महदूद है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें जो है ये ना सिर्फ जूज़ और पार्क्स में जो है वो तो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं जस्ट टू सी, जस्ट टू हैव देयर अम्यूज़मेंट, लेकिन असल जो वाइल्ड लाइफ का जो फील्ड है वो फॉरेस्ट में होता है, जंगलों में होता है, बाहर यानी आबादियों से बाहर विल्डरनेस में होता है। आप दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं। और विल्डरनेस चाहे वो पहाड़ों की शक्ल में है, चाहे वो मैदानों की शक्ल में है, चाहे वो लेक्स की शक्ल में है, इसी तरह यानी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है। असल में जो वाइल्ड लाइफ है, इसका आप कह लें कि इसके दो बेसिकली इश्यूज होते हैं। इश्यूज तो नहीं आप कह सकते, इसके बेसिकली दो फील्ड्स होते हैं। एक तो होती है एक्स सिचु कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ को जब हम कंजर्व करते हैं तो इसका एक एक्स सिचु कंजर्वेशन होती है और एक इन सिचु कंजर्वेशन होती है। तो ये जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं या जूज हैं, ये एक्स सिचु कंजर्वेशन में होते हैं। ओके। इसका एक्चुअल मकसद ये होता है कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ मौजूद होती है और वो जो स्पीशीज़ होती हैं, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की इकसाम पाई जाती हैं, जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो वो उनमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनकी तादाद कम होती है, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने के करीब होती हैं। हम इनको जो है इसी तरह इनको कैटेगराइज करके फिर हम करते हैं कि जो स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं या जिनकी जो तादाद कम है विल्डरनेस में, जी, उनको हम प्रिजर्व करने के लिए जो है वो इनकी हम जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। Okay. कैप्टिव ब्रीडिंग से मुराद ये होती है कि आपने जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स में और ये वाइल्ड लाइफ जो बड़े मतलब ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जी जी, उनमें उन स्पीशीज़ को रख के फिर उनको ब्रीड करवाते हैं। और उसका ये होता है कि दो उसके पर्पसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि लोगों को पता चले कि ये स्पीशीज़ हमारे मुल्क में पाई जाती है, क्योंकि हर बंदा तो बाहर नहीं जा सकता, वो तो नहीं दे सकता विल्डरनेस में क्या कौन सी स्पीशीज़ हैं कौन सी नहीं है। ये तो प्रोफेशनल लोग जो इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता होते हैं वही देखते हैं, या इसके साथ जो NGOs वगैरह होती हैं वो लोग जाते हैं। और इसका ये होता है कि वो लोगों की अवेयरनेस के लिए कि जी हमारे कंट्री में ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एक तो उनको वो एजुकेशन मिलती है कि हमारे कंट्री में ये स्पीशीज़ पाई जाती। अब उसका ये होता है कि जब इनको कैप्टिव ब्रीड करवाते हैं तो फिर हम उसका जो मेन पर्पस हमारा यही होता है कि इनको जब इनकी तादाद एक हमारे लेवल से ऊपर तक हो जाए, यानी एक हमारा थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि अगर इस लेवल से ऊपर तक हमारे वो ब्रीड कर गई है जी, तो फिर हम उनको वापस विल्डरनेस में छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं रीइंट्रोडक्शन। एक होता है जिसको हम कहते हैं इन सिचु कंजर्वेशन। इन सिचु का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइफ जो आपने ओरिजिनल माहौल में पाई जाती है उसको कंजर्व करना, उसको हम जो है वो इन सिचु कंजर्वेशन कहते हैं। असल डिपार्टमेंट का जो काम है वो इन सिचु कंजर्वेशन है, यानी वाइल्ड लाइफ को बचाना, इसको कंजर्व करना, उसके अपने एनवायरनमेंट में उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना, उसको मैनेज करना। ये मतलब चीज़ें जो है ना, ये सारी डिपार्टमेंट का काम है। और तीसरा जो काम होता है मेन डिपार्टमेंट का, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ,
राइट, जो कि वाइल्ड लाइफ का लॉ होता है जी जी, वो भी डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है, सही, उसको एनफोर्स करता है। सर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे, आपसे बड़ी डिटेल इसके बारे में लेंगे, जी। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स भी इस बारे में थोड़ा सा एप्रीहेंड कर रहे होंगे, हम जानना चाहते हैं आपकी अर्ली स्कूलिंग के बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी पहले तो जी मेरा जो नाम है वो मोहम्मद नईम भट्टी है जी। मेरा ताल्लुक जो है वो कसूर सिटी से है। मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो कसूर से ही है जी। मैंने यानी प्राइमरी और मैट्रिक तक जो है वो कसूर से ही तालीम हासिल की। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया जी। तो यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उस अब तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई है। तो उस जमाने में तो ये कॉलेज था, कॉलेज ही होता, और बड़ा एक समझे कि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला होना ये बड़े प्राइड की बात। जी जी, रावियन एक टैग सिंबल समझा जाता था। तो इसमें ये था कि मैंने एफएससी से लेकर एमएससी तक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा। सर ये वाइल्ड लाइफ को लेके कोई लॉज भी पाकिस्तान में हैं या ये शुत्र बेमुहाल चीज़ें चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस बने ये 1960s में, 1969 में, और उसके बाद ऑर्डिनेंस जो होता है ना वो एक शॉर्ट टर्म आप कह लें कि बिल्कुल शॉर्ट सा एक किस्म का आप एक ऑर्डिनेंस बना लेते हैं, वो लॉ टाइप आप शॉर्ट लॉ कह लें। तो इसमें फिर जो है वो इम्प्लीमेंट आप करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें ये मतलब चीज़ें आती है। बाकी जहाँ तक जो पहला लॉ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बना, जो वाइल्ड लाइफ बाकायदा एक कानून बना, वो 1974 का बना। ओके। तो इसमें हम कहते हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट। तो आप ये जब इस सीट पे आए, आपने ये ज्वाइन की, तो डेफिनेटली आप फील्ड में भी गए होंगे कुछ लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं, आम डिपार्टमेंट है। देखें, आम लोग समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ वाले पता नहीं जी क्या करते हैं, ये बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक डिपार्टमेंट है। ओके। तो इसमें यह है कि एक सेंसस का शोबा होता है, रिसर्च का शोबा अलग है, फिर इसका जो है वो वाइल्ड लाइफ जो एनफोर्समेंट का शोबा अलग है, फिर हमारा जो एक्सीटू कंजर्वेशन है जिसमें हमारे जो वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ जूज को मैनेज करते हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स को मैनेज करते हैं, वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर्स को मैनेज करते हैं। ये अलग अलग, ये सारे प्रोफेशनल जोन होते हैं। ओके। और ज़्यादातर जो हमारे जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमएससी ज़ूलॉजी करके आते हैं। राइट। अब तो खैर माशाल्लाह यूएस में भी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस में भी अब वाइल्ड लाइफ में भी स्पेशलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात। मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ द प्रोफेशनल्स। उस मामले में हम लोग तो एक जनरल एजुकेशन लेके आते थे, तो वो उसके बाद फिर हमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो होती थी, तो देन वी हैड द हाउ कि वाइल्ड लाइफ क्या है और किस तरह होती है और हाउ टू मैनेज दैट। तो ये टफ होता है कम्युनिटी के साथ डील करना। समटाइम यू ट्राई टू फोर्स समथिंग और वो आगे से रिटेलिएट करता है। काफ़ी टफ होता है। अब मैं आपको थोड़े से इनके लेट मी इंट्रोड्यूस के डिपार्टमेंट के कौन कौन से मुख्तलिफ शोबे होते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि जूज़ का या वाइल्ड लाइफ पार्क्स का एक शोबा है जिसमें हम कैप्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की या दूसरे जो भी स्पीशीज है हमारे पास, इवन रेप्टाइल्स की भी करवाते हैं। तो इसमें बाकी जो है वो हमारा लॉ इम्प्लीमेंटिंग जो फोर्स होती है वो हमारे फील्ड पे फोर्स होती है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, हर डिवीजनल लेवल पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पंजाब। अब इसमें ये है कि वो जो डिवीजनल लेवल होता है उस पर हमारा एक डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, उसके नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे वो उनका हेड होता है। उसके ऊपर जो है वो आप जो प्रोविंशियल लेवल पे वो डायरेक्टर होता है जो कि पूरे पंजाब को कंट्रोल करता है, और जो पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है एज ए हेड वो डायरेक्टर जनरल होता है। मतलब ये हमारी एक कह लें हमारा हायरार्की होती है। सर एक और इसमें चीज़ बताइए, अभी आपने बात की कि हम नंबरिंग करते हैं, तो जैसे कि मेरे अभी एक कोलीग अभी बता रहे थे रिसेंटली कि इवेंट टू टर्की, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रे डॉग्स, उनके कान के पास एक टैग देखे कि वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को भी वो एक अकाउंट किया हुआ है, कोई टैगिंग हुई हुई है कि भाई इतने मौजूद हैं और उनकी फिर वो देखभाल, उनकी वैक्सीनेशन, ये सारा कुछ करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये स्ट्रे डॉग्स जुरिस्डिक्शन में आते हैं वाइल्ड लाइफ? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ जो है, डोमेस्टिक लाइफ अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, कि डॉग्स इसमें नहीं आते।
डॉग्स जो है वो ज़्यादातर हमारी म्यूनसिपल जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ वाले, उनका काम होता है कि इनको आगे वो चेक को रखते हैं और वो इनको जो है वो इनकी कलिंग भी करते हैं, तो इनका वो कंट्रोल सर इस तरीके से हम इनको लाइक हम हार्म नहीं पहुंचा रहे। डू यू थिंक कि हम इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? ये बने ही मरने के लिए हैं फिर तो? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कुछ महीने के बाद हमारी लोकल बॉडीज जोन सी हैं वो एक कुत्ता मार मुहिम में, लाइक आई पर्टिकुलरली साउंड दैट वर्ड, कि वो इस तरह के कुछ जो है वो एक मुहिम चला देती है कि जनाब कुत्ते मार दो सारे। तो ये इनकी कोई राइट्स नहीं है? नहीं देखिए, ये राइट्स की जो बात है वो अलग है। इसमें जहाँ तक स्टे डॉग्स की जो कलिंग का सवाल है या इसको कंट्रोल करने का सवाल है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट इस चीज़ को कहते हैं किसी भी चीज़ की, पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स मैनेजमेंट में आप कह लेंगे, इन द ब्रॉड टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि टू एस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द नीड्स ऑफ द ह्यूमंस एंड द नीड्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द एनिमल्स, आप कह रहे हैं दूसरे साइड पे। अब इसमें आप देखें कि इसका थोड़ा सा ज़रा लंबा हो जाएगा जो मैं आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन बता देता हूँ। इसमें यह है कि कुदरत में जो भी एनिमल्स या दूसरे आप देखेंगे आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले लोग जितने भी जानवर मर जाते हैं उनको वो बाहर फेंक देते हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो मतलब कैटल्स हैं या बीस्ट ऑफ बर्डन, उनको वो बाहर फेंक देते हैं। और इनको जो होता है वो क्या होता है कि वो जो गिद्धे वो खाते थे, वल्चर्स जो है वो खाते साफ करती है, मतलब दे आर दी एनवायरमेंटल क्लीनर्स, इनको हम कहते हैं, ये एक नेचुरल क्लीनर्स। अब उसका ये हुआ कि अब रिसेंटली पिछले को आप कह लें कि 15 साल से ज़्यादा के अरसे से वल्चर्स जो हैं वो आई थिंक आपने कभी में वल्चर नहीं देखे होगी। आप काइट्स देखते हैं, आप जो कॉमन काइट्स हैं जिनको हम चीले कहते हैं। अब ये नेचुरल क्लीनर्स थे, उसकी जगह पे अब जो उसको साफ करने का काम है वो स्टे डॉग्स ने ले लिए, क्रोस ने ले लिए, और ये जो काइट्स है इन्होंने ले लिए। अब उसका नुकसान ये हो रहा है हमें कि इसकी वजह से स्टे डॉग्स जो है वो ज़्यादा हो रहे, और वो इंसानों को जो है इंसानी आबादियों में ज़्यादा स्टे डॉग्स होते ही ज़्यादा था इंसानी आबादियों में, ये वाइल्ड डॉग्स तो है नहीं। तो इसमें ये है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और काटते हैं। मैं जब 2012 में मैं जब वल्चर्स कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस में आई हैड बीन एट न्यू दिल्ली, आई गॉट अ चांस ओवर देयर एज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान डेलीगेशन। तो इसमें वहाँ पे भी हमने बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुने कि जिसमें उन्होंने छोटे बच्चों तक को मार दिया। इट वाज मतलब अप टू दिस लेवल। तो वो इस बात को इसको कंट्रोल करने के लिए बात ये है कि इनको फिर करना पड़ता है। अब देखिए जो ह्यूमंस हैं ये सबसे सुपीरियर। अगर ह्यूमंस अफेक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से तो फिर वो जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी में चले जाते हैं। तो हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें, तो इसका ये है कि थोड़ा बहुत इसका करते हैं। तो ये इसका रीज़न, मेन जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है कि हमारे जो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स थे वो अब ख़त्म हो गए। उसकी अलग एक दास्तान है कि वो एक जो है उनके रीनल फेलियर शुरू हो गया और 2007 में ये इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इवन नॉट इन पाकिस्तान, बल्कि ये वल्चर्स का इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ये सब जो है वो ख़त्म हो गए। अब रिवाइव कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रही है। तो लेकिन ये इसी वजह से ये स्टे डॉग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये इसको कंट्रोल करना जो है ना वो ज़रूरी हो गया। दैट्स द थिंग। ओके सर, एक और चीज़ बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब वैसे तो सुपरफिशियली देखा जाए तो हम इंडस्ट्री हमारी तबाह हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड हमारी एक और इंडस्ट्री है जिसको हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहते हैं। सॉरी अगर किसी को मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड समवन, बट रियल एस्टेट हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे वाइल्ड लाइफ की जगहों को या एग्रीकल्चर जगहों को वो अब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इससे हमारी जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ सम काइंड ऑफ स्पीशीज़, बर्ड्स हो गए या कुछ, उनके लिए कम होती जा रही है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है
वो इसके आगे बिल्कुल हाथ धरे अपने आप को महसूस गवर्नमेंट आवाम को करवा रही है। तो क्या वो जो अब हैबिटेट उनका ख़त्म हो रहा है उन पर्टिकुलर स्पीशीज़ का और वो कम हो रही हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही? देखिए, ये तो खैर गवर्नमेंट एक पॉलिसी की बात है, मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। तो इसमें जहाँ तक आपने बड़ा अच्छा एक बात की कि इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन की सबसे जो मेन बात है दैट इज़ द अर्बनाइजेशन। जी, ये आप देखें कि जो आज से 10 साल पहले वो जगह जहाँ पे जो विल्डरनेस में थी, अब वहाँ पे जो है वो इंसान बस गए, ये रियल एस्टेट का कारोबार जो भी है। अब इसमें आपने ये चीज़ सबसे बड़ी जो तबाही पाकिस्तान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, मैम आई कैन से, वो दैट इज़ द नंबर 1 अर्बनाइजेशन। ओके, ठीक, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचा है और नाकाबिले तलाफ़ी आप हद तक कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है कि जो कि हमारी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं और बिल्कुल वो जो है ना वो इसमें एंडेंजर्ड हो गई। एंडेंजर्ड से मुराद होते हैं कि जो ख़त्म होने वाली हो, और कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है, यानी वो समझें कि एक्सटिंक्ट होने के बहुत करीब है। तो इसमें ये वाली चीज़ें अर्बनाइजेशन वाकई ये सही बात है, इसके बारे में लॉ तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, लेकिन इसमें ना असल में बात ये है कि इसके लिए जहाँ तक मुझे इल्म है एक लॉ वो होता है तो जो कि पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इस बारे में कोई जो एक जनरल लॉ है वो नहीं है। इसमें जो लोकल बॉडीज़ के अपने जो इनको देखती हैं या मसलन जो इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके अपने लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों को या इन अथॉरिटीज़ को ज़रूर देखनी चाहिए कि ये जो बेतहाशा या बेहंगम जो आबादी बढ़ रही है जी, ये इट शुडंट बी सो। अगर ये खुदा न खासा और कोई 10-15-20 साल तक पहुंचे तो माइट भी कि ये सारे शहर ही बन जाएं और ये विल्डरनेस एरिया बिल्कुल खत्म हो जाए। बट ये वो लाइन है, ये वो बैरियर है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें एक जैसे कि समटाइम हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिनके घरों पे बिच्छू निकल आते हैं, घरों पे सांप निकल आते हैं। मैं आपसे एक और इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ओपिनियन तो नहीं, आपकी इसमें देखूंगा कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन इसमें क्या कहती है, लॉ इसमें क्या कहता है। अगर किसी बंदे के घर पे एक स्नेक निकल आया है जो कि हो सकता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो, नियर टू एक्सटिंक्ट हो रही हो, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या ले चले, या अगर कोई ऐसा कोई बिच्छू या स्कॉर्पियो निकल आता है तो लॉ क्या कहता है, उसको मार दिया जाए या उसको किसी के हवाले किया जाए? ये हमारी आवाम को नहीं पता, हमने तो मार देना। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि हम आवाम को ये पता है कि हमारे घर से सांप निकला तो हमसाये ने भी आके कहना भाई मार दिया, तो हमने मार देना। इज इट कोई इसके बारे में कोई लॉ भी है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें वाइल्ड लाइफ लॉ है। इसमें बेसिकली स्केड्यूल्स बने हुए, मतलब एक शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें ये जो हमारे जो मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स जो है ना, ये पाकिस्तान में 4 इकसाम के, एक कोबरा है जिसको, और दूसरा जो है वो एक कॉमन क्रेट कहलाता है, कॉमन क्रेट भी है, इसको हम संचूर कहते हैं। ओके। तीसरा जो है वो हम जलेबी सांप है जिसको हम वाइपर कहते हैं। वाइपर के दो स्पीशीज है पाकिस्तान में, एक सास्केड वाइपर है, एक रसल्स वाइपर है। अब इस पंजाब में तो ये हमारे 3 इकसाम पाई जाती है। रसल्स वाइपर कभी कभार कोई साइटिंग होती है, पंजाब में हो जाती है, लेकिन सास्केड वाइपर अक्सर हमारे जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पे है, और ये बाज़ दफ़ा मैदानी एरियाज में भी नज़र आता है। कोबरा आम है, मतलब पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। या ये हमने परसों हमारे एक दोस्त है उसके फार्म हाउस पे कोबरा, और मेरे ख्याल से स्पेक्टिकल कोबरा था, और वो नॉर्मली इंडिया में पाया जाता है। स्पेकुलेटेड कोबरा उसको कहते हैं जी। तो ये पाकिस्तान में 2 मतलब स्पीशीज हैं पाकिस्तान। एक कॉमन कोबरा है जिसको हम ब्लैक कोबरा कहते हैं, एक स्पेकुलेटेड कोबरा होता है। तो इसमें जो 4th किस्म है वो जो सबसे डेंजरस होता है वो कॉमन क्रेट होता है। ओके। एक कॉमन क्रेट होता है, एक बैंडेड क्रेट होता है, लेकिन बैंडेड क्रेट ज़्यादातर जो इसमें सी लेवल पे होता है, ज़्यादातर सीज में, समुद्रों में। तो ये जो कॉमन क्रेट है ये अच्छा, अब जहाँ तक वाइल्ड लाइफ लॉ का सवाल है, ये स्पीशीज है तो प्रोटेक्टेड ऑब्वियसली, लेकिन लोगों को ज़्यादा नो हाउ नहीं होती या कोई ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखें जो फॉरेन कंट्रीज़ के, मसलन ऑस्ट्रेलिया है, US है या USA है,
और इस तरह के बहुत सारे जो एडवांस कंट्रीज हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ में बहुत आगे मेहनत की है। इवन मैं थाईलैंड में भी जब रहा तो वहाँ भी ऐसा ही है। तो वहाँ अगर कोई सांप ऐसा निकल आता है तो वो जो टीम्स होती हैं जो इनको, वो हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, इनको हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, कि ये रेप्टाइल्स को डील करते हैं, पर्टिकुलरली स्नेक्स को करते हैं। तो वो पकड़ते हैं, पाकिस्तान में भी है कुछ है इसमें, आई नो देम पर्सनली। मैं इसीलिए पाकिस्तान की बात कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ से निकले तो हम तो मार देंगे। नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें? तो यही लोग हैं ना, वो मार देते हैं ज़्यादातर। पहली कोशिश तो वैसे यही करनी चाहिए कि उसको किसी तरीके से जो है वो इसको वहाँ से अगर पकड़ नहीं सकते तो कम से कम उसको वहाँ से बगैर नुकसान पहुँचाए स्टिक की मदद से उसको बाहर फेंका जाए। पहली बात तो ये। तो दूसरा ये मतलब सबसे जो बेस्ट या फिर यहाँ पे अब हमारे किसी के पास वो उसका कॉन्टेक्ट तो होता नहीं है किसी हेपेटोलॉजिस्ट का या दूसरे, मतलब कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं और ये डील भी करते हैं उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। जैसा 1122 है ये जो जी। अब मैंने यही सुना है कि 1122 वालों को भी आजकल ट्रेनिंग वो दे रही है। परफेक्ट। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो इसमें कहीं किस हद तक अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो ये है कि इस तरह की कुछ एजेंसीज हैं, वो उनको कॉल किया जा सकता है। अब मतलब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि इसमें आई माई सेल्फ कॉलेजेस, मैं आई वाज पोस्टेड एज डायरेक्टर लॉज, ये दोनों की बात है। तो मैं अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में था, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलोनी रावी रोड में। तो हमारी जो मेड थी उसने एक दूसरे जो बेडरूम था उसके वॉशरूम में वो देखा स्नेक। उसने जो मुझे हुलिया बताया उसका, तो वो मैंने कहा ये तो कॉमन कैट है। ओके। एनीवेज मैंने बल्कि मैं उन दिनों डेप्टी सेक्रेटरी था फॉरेस्ट सेक्रेटरी में, मैंने डायरेक्टर लॉजू को कॉल की। तो हमारे सीनियर थे, अजय साहब थे, तो मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने कहा सर इस तरह ये मसला है, तो कहता कोई मसला नहीं। खैर उन्होंने मुझे वो बंदा भेजा जो उनका स्नेक चामर था, यानी वो बल्कि स्नेक हैंडलर था आप कह लो। वो आया बंदा और उसको मैंने बताया कि जी इस तरह ये मसला, मेरी मेड ने बताया जी कि जी इस तरह यहाँ पे देखा। खैर उसने सर्च किया और आई थिंक तकरीबन कोई 10-15 मिनट के बाद वो उसने एकदम उसकी आवाज़ आई ये, तो वो उसने वो बरा एनीवेज वो पकड़ लिया। ये was there and उसके पास कोई जैब टिक नहीं थी, नथिंग। खैर वो पकड़ के बाहर ले, उसने उसको सर से ऊपर से पकड़ा हुआ था, यानी उसने दबाया हुआ था। तो वो जो है बाकी वो आज़ाद था, वो था भी तकरीबन मेरा आई थिंक 1.5 फीट के करीब होगा, और दैट वाज द कॉमन कैट। ठीक है, हम इंशाल्लाह ये वीडियो के साथ कोई ऐसा अगर हेल्पलाइन नंबर जो हमें मिले जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बंदे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम डेफिनेटली नीचे लगा देंगे। प्लीज़ किसी को मारना नहीं है, कोई आए तो उस पर कॉल करनी है। मुझे अपने ये 2 सवाल हैं बेसिकली। पहला सवाल तो ये है कि मुझे ये बताइए कि रेयर पाकिस्तान में कोई ऐसी स्पीशीज़ जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है? एक तो बल्कि मैं नॉट इन पाकिस्तान, बल्कि मैं आपको पंजाब की एक स्पीशीज़ बता देता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पाई जाती है। दैट इज़ द पंजाब उड़ियाल। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वाइल्ड शीप। ये वाइल्ड शीप है जो कि हमारे सब माउंटेनियस ट्रैक्ट में पाई जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट झेलम में, चकवाल में, और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है, और डिस्ट्रिक्ट वशाव, ये 4 एरियाज हैं जहाँ पे ये हमारा उड़ियाल पाया जाता है। और इसका नाम भी पंजाब उड़ियाल है। ओके, इसको ओविस ओरिएंटलिस पंजाबियंसिस कहते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उसके प्रोविंस पंजाब में पाई जाती है। तो इसमें हालांकि 4 स्पीशीज, 3 स्पीशीज और भी हैं पाकिस्तान में उड़ियाल के, लेकिन वो हमारे प्रोविंस में नहीं है। हमारे प्रोविंस में पंजाब उड़ियाल पाया जाता है। ये एक तो ये। दूसरा जो पाकिस्तान में एक और स्पीशीज है जो कि सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है, एंड दैट इज द इंडस रिवर डॉल्फिन। यस, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। इसको हम इंडस रिवर डॉल्फिन कहते हैं, और ये सिर्फ दरिया इंडस में ही पाई जाती है। हमारे ये सिंध, दरिया सिंध है। ओके, ये पंजाब में भी है, ये जैसे तौसा बैराज है, ये इस तरह, और इस तरह ये सिंध के एरिया में पाया जाता है। और कुछ एरिया को एंड दरिया सिंध जहाँ भी जिस प्रोविंस से भी गुजरता है तो ये वहाँ पे हमें मिलती है। तो ये इसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं,
इसकी आंखें नहीं होती। तो ये सोनार से, ये सोनार सिस्टम से ये सारा डिटेक्ट करती हैं अपना जो भी इसका रास्ता होता है। तो ये दिस वेरी रेयर स्पेशल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पहले आज से आप कह लें कि अबाउट 10 to 15 years बैक तो इसकी बड़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई थी, यानी जस्ट टू बी बिकम एक्सटिंक्ट। तो चूँकि इसको बहुत सारे ये जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं या और जो दूसरे जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो उनके जाल में फंस जाते हैं, इनको मार देता है। राइट। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें पंजाब वाइल्ड डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया, सिंध वाइल्ड डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया, और इसके साथ जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये जो NGO है, IUCN ने बहुत बहुत काम किया, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर इसको। तो ये इन अदारों ने बहुत काम किया इस पर। नाउ जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो अब माशाल्लाह ये अब वो उस एंडेंजर्ड यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ख़तरे से ये निकल आए। ओके, लास्ट अभी 1-1.5 हफ्ता पहले एक न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट हो रही हुई थी। एक अमेरिकन था और उसने एक मारखोर को हंट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अबाउट 5 करोड़ के राउंड अबाउट उसने ना गवर्नमेंट को दिया था। तो दैट वाज रियली अलार्मिंग फॉर समवन जिसको इस चीज़ का या इस प्रोसेस को आइडिया ही नहीं है ना। हमें आवाम को तो नहीं पता कि इस तरह से भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारे पास पहली परसेप्शन ये आती है कि यार देखो हम फॉरेनर्स आके पैसे दे के हमारी चीज़ों को हंट कर रहे हैं, बट उनको एजुकेट नहीं किया गया, हमारी आवाम को बताया नहीं गया, जो अभी आप मुझे बता रहे हैं कि दैट मे बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस कि मारखोर को उसने हंट किया और गवर्नमेंट को 5 करोड़ के राउंड अबाउट उसने पैसे दिए। तो क्या ये वाकई एक लीगल प्रोसेस है ये सर? ये 100% लीगल प्रोसेस है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको साइंटिफिक रीज़न इसकी बता रहा हूँ। अब मारखोर का जो हर्ड होता है ना, इसमें जो है वो मेल्स ज़्यादा होते हैं अमूमन। अब उसमें कुछ मेल्स ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो वायबल नहीं होते हर्ड के लिए साइंटिफिकली। उस हर्ड को आगे लेके चलने के लिए, ब्रीड करवाने के लिए। अब ब्रीडिंग होगी तो वो आगे बढ़ेंगे ना जी। इसको हम कहते हैं कि जो नेचुरली जो कि अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं उनको वो करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उनके सींग बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो जो फॉरेनर्स है दे लाइक टू हैव उनके वो ट्रॉफी बना लेते हैं हेड की। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक कलिंग। तो इसका ये होता है कि उनका उसकी कलिंग भी ज़रूरी हो जाती है उन मेल्स की, चूँकि वो हर्डल हो जाते हैं उनकी ब्रीडिंग में। राइट। जो दूसरे यंग मेल्स होते हैं उनको मौका नहीं मिलता आगे ब्रीड करने का। तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं होता, वो कहते हैं जी मार के ले गया और जनाब वो पैसे दे गया, उसका क्या फ़ायदा? और फ़ायदा इसलिए होता है कि जब आप उसमें से जो एक्सेसिव मेल्स निकालते जाएंगे तो वो जो उसकी ब्रीडिंग वायबिलिटी है वो मतलब बढ़ती जाएगी उसकी। इसलिए इसको जो है ना वो करवाते हैं थ्रू ट्रॉफी हंटिंग। तो वो ट्रॉफी हंटिंग एक तो पैसा, अच्छा पैसा जब आता है वो क्या होता है, ये गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता। अच्छा, ये जो पैसा जितना भी आता है ये गवर्नमेंट नहीं लेती, ये उस स्पेशल जो ख़ास वो होता है, जिस तरह मैंने उड़ाल का बताया, इसी तरह वो बाकायदा एक अकाउंट होता है, वो डिपार्टमेंट कंसर्न उसको वो ओपन करता है, उसमें वो पैसे आते हैं, उसमें से 80% उस कम्युनिटी को जाता है। ओके। और वो एक तो वो उनकी प्रोटेक्शन करती, दूसरा ये है कि उनके लिए अगर मसलन फॉर एग्जांपल किसी की जगह पानी नहीं आ रहा तो उसके वो पानी के बनाते हैं, उनको मैनेज करती है। फिर वो जो सोशल वहाँ के लोग हैं जिनको जो वो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी वो मतलब हल करते हैं। सही। सर हम अभी थोड़ा सा लाइसेंसिंग की तरफ आते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ के कुछ जानवर हैं जिनका आम आवाम को नहीं पता कि इसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक तो मुझे आप ये बताएंगे कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे ये सेट होता है कि ये लीगल है या इलीगल है, यानी कि इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है और इसके लिए नहीं ज़रूरी? जी, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। इसमें देखिए जी, लाइसेंसिंग जो है ये थ्रू वाइल्ड लाइफ एक्ट होती है या वाइल्ड लाइफ लॉ के तहत होती है। तो इसमें जो है वो कुछ कैटेगराइजेशन, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि इसमें कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं। शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
अब इसमें जो है वो शेड्यूल जो है 1, 2, 3, 4 उसमें कैटेगराइजेशन होती है एनिमल्स की उनके लीगल स्टेटस के हवाले से। अब जो एनिमल्स या बर्ड्स जो कि अलाउड हैं लोगों को रखने के लिए, उसके लिए पोजेशन लाइसेंस होता है। सही है, ठीक है। तो उसका ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी एग्जांपल है कि लोग आमतौर पे घरों में तीतर रखते हैं, चाहे वो ब्लैक पार्ट्रिज है या ग्रे पार्ट्रिज है व्हाट्सएवर। तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस जारी करता है, वो पोजेशन लाइसेंस जारी करता है। वो लाइसेंस के अगेंस्ट चेक एंड बैलेंस भी होता है? जी बिल्कुल होता है कि जी लाइक कोई शेड्यूल्ड विजिट आएगा कोई साल बाद कि भाई तुमने सही रखा हुआ है या नहीं रखा? डेफिनेटली इस तरह ही होता है। ओके। अगर वो जो बर्ड है वो उसको डिपार्टमेंट चेक कर सकता है कि जी ये आया, आपके पास इसका लाइसेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो वो उसका चालान हो जाएगा। राइट। तो इस तरह ये होता है। इसके अलावा जो है वो और भी मसलन आपने जो है वो घर में कोई आमतौर पे आपने सुना होगा कि अब बहुत सारे लोगों ने लाइन्स रखे हुए हैं जी घर में। जी जी। अब लाइन जो है ये एक जो है एक्सोटिक स्पीशीज है। एक्सोटिक स्पीशीज हम उसको कहते हैं जो कि हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। राइट। हम बाहर से मंगवाते हैं थ्रू इम्पोर्ट, आप कह लें। हमारे पाकिस्तान का भी कोई लाइन है? नो, हमारे पाकिस्तान में कोई लाइन नहीं है। लाइन जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। हमारे लेपर्ड है, जो हमारे टॉप मोस्ट जो बिग कैट है हमारे लेपर्ड है। एक कॉमन लेपर्ड है, एक हनी ब्लैक कैट। नहीं वही लेपर्ड? नो नो नो, नॉट ब्लैक कैट। ओके। ब्लैक इसमें जो कॉमन लेपर्ड है जिसको हम पैंथर कहते हैं, इसमें ब्लैक बाज़ दफ़ा निकल आते हैं। ओके। उसको हम मिलानिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। राइट। वो ज़्यादातर ये म्यांमार में, कुछ इंडिया में थोड़ा बहुत, इधर कुछ मिलानिक फॉर्म देखी गई है या देख। नेटिवली लाइन पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में ना टाइगर है ना लाइन है। ओके। ठीक है। हमारे यहाँ लेपर्ड है। लेपर्ड भी हमारे पास दो किस्मों के हैं। एक कॉमन लेपर्ड है जो कि हमारे इधर मरी के एरियाज में भी बाज़ दफ़ा साइटिंग होती है, गलियात में है, KPK में है, बलूचिस्तान में भी है। अभी पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं है मंडी बहाउद्दीन में भी एक लेपर्ड मारा गया। तो मैं आई वाज एस्टॉनिश कि ये कहाँ से आ गया। तो माइट भी वो किसी का ब्रीडिंग फार्म का निकल गया हो या कोई ऐसी बात हो, पता नहीं है। आई डोंट नो कि ये किस एक्सटेंट तक ये ठीक है, ये सोशल मीडिया पे थी। सही। और एक जो होता है वो स्नो लेपर्ड होता है। स्नो लेपर्ड जो है ये हमारा बड़ी टॉप रेंज में होता है। ये हमारा मसलन कराक्रम का एरिया या हिमालयन रीजन है। ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ना नेपाल के साथ या चाइना के साथ, तो ये यहाँ का। सही। स्नो लेपर्ड ब्यूटीफुल स्पीशीज एंड वेरी रेयर, वेरी रेयर। लेकिन अब शुक्र है, सुना है कि पिछले फ्रॉम द लास्ट 5 to 10 years इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑन द इंक्रीजिंग साइड। राइट। मैं जब जिक्र किया था ना CBO का, थोड़ी सी बात लंबी हो गई। जी जी। तो इसमें यह था कि खंजराब नेशनल पार्क में, ये जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज का है, जो ये हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ भी, तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है लोगों की गोट्स वगैरह उठा लेते थे वो। सही। अब जब उन्हें वो जंगल में वो उनका अपना नेचुरल एक प्रे नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेगा, तो वो लाइफ स्टॉक पे ही हमला करेंगे ना। तो उसमें ये है कि वो लोग अक्सर मार देते थे उसको। तो वहाँ से CBO का पहला शुरू हुआ था। लेकिन CBO ऐसा सच नहीं थी, दैट वाज अ कंपनसेशन। उसमें वो करते थे कि जो किसी की अगर बकरी उठा ली है या जो भी है लाइफ स्टॉक पे कोई चीज जानवर उठा ली है, तो वो उनको कंपनसेट करता है। सही। तो उससे ऐसा ऐसा लोगों का जो ट्रेंड है इसको मारने का, तो वो मतलब कम होता है, उनको कंपनसेशन में मिल जाता है। दैट्स व्हाई वो यही मेरा अगला क्वेश्चन इसको लीड करते हुए, हमारे कुछ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर समवंस, कि हमारे प्राइवेटली कुछ लोगों ने छोटे छोटे से पार्क्स बना लिए अब, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, सफारी पार्क, दिस एंड दैट, कुछ इस तरीके से। आपके नज़दीक क्या ये ठीक है? क्या वो वाइल्ड लाइफ को ठीक रखते हैं? चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट उनका करती है? और क्या ऐसे मज़ीद होने चाहिए या टोटली ये गवर्नमेंट को अपने अंडर, ये सारा जो गवर्नमेंट का जू है इसके अंदर रखना चाहिए, या ये भी चीज़ें ठीक है? देखिए, इसमें पहले जो है इसे आप कह लें कि 5-7 साल पहले तक ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोरोगेटिव था कि जी वो जूस बना सकते हैं, गवर्नमेंट जू बना सकती है, वाइल्ड लाइफ पार्क बना सकती है, जो भी एक नए जो लोगों की अम्यूज़मेंट के लिए कुछ बना सकती है। तो इसमें लेजिस्लेशन ऐसा सच नहीं थी कि इसमें जो प्राइवेट जो लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जी। पर्टिकुलरली ये कैप्टिव ब्रीडिंग वाली साइड पे।
जो हमारा एक्स सिचु कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं जी। अब इसमें ये था कि फिर इसकी बाकायदा लेजिस्लेशन की गई, वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट की गई, और फिर इसमें जो है वो प्राइवेट लोगों को ये इजाज़त दी गई कि इसमें वो अपने लेवल पे वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बना सकते हैं, जू भी बना सकते हैं, और ये मतलब चीज़ें जो है ना 2 कैटेगरीज में वो अब बना सकते हैं। और इससे काफ़ी सारे जो ब्रीडिंग फार्म है वो वजूद में आए पंजाब में, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने बाकायदा उनकी लाइसेंसिंग जो है वो लाइसेंस जारी किए गए, और अब माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड है लोगों में, तो ये बेहतर भी है। सर अब हम इसको रैप अप करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को कोई मैसेज दें कि वाइल्ड लाइफ जो है वो डे बाय डे हमारे एरियाज़ में कम होती जा रही है या देखने में अब कम आ रही हैं, तो हमें डोमेस्टिक लेवल पे क्या बेहतर करना चाहिए, अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी ये वाइल्ड लाइफ जो मौजूद है उनके बारे में थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए प्लीज़। जी बिल्कुल जी, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। आमतौर पे जब मैं सर्विस में आया तो जब सेंसस में वाइल्ड लाइफ सेंसस में मेरी पोस्टिंग हुई तो हमने वहाँ पे एक स्लोगन जो है वो सुना। हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे कि शूट वाइल्ड लाइफ विद कैमरा नॉट विद गन। क्या बात, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि इसमें आप वाइल्ड लाइफ को देखें, उसको एंजॉय करें और उसको कैमरे से शूट करें। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बहुत कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। और मैं इस बात को रैप अप करूँगा एक छोटी सी बात से कि रब्बुल जलाल ने ना ये दुनिया इंसान के रहने के लिए बनाई है, और ये पूरा एक निज़ाम एक इकोसिस्टम से बन रहा है। इकोसिस्टम में इंसान जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ये हमारे हैवानात और बाकी जानवर हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अपने टाइम का। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।